जय हिंद। अब देखते हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जिसे कहते हैं श्वसन तंत्र। इंग्लिश में बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा तथा ऊष्मा मिलती है। इसी से हमारा शरीर गर्म होता है। हमारे शरीर में गर्म रहने के दो कारण हैं। पहला हो गया ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त परिसरण चलते रहता है। जिस दिन आप मरिएगा सांस लेना बंद हो जाएगा, रक्त परिसरण चलना बंद हो जाएगा। इस चीज के कारण शरीर ठंडक पड़ जाएगा। यह एक अभिचायी अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं कैटाबोली। कैटाबोली को उसे कहते हैं जो किसी भी चीज बन रहा हो, जैसे घर बन रहा हो, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड जब एक साथ रहता है तो उसे कहते हैं कैटाबोली। जब उसे तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं तो एनाबोलिक कहलाता है। अब समझते हैं श्वसन अंग। वो कौन कौन सा श्वसन अंग है। इसमें से है पहला स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव उसे कहते हैं कि जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो मानव भी एक स्तनधारी जीव है। मानव यानी कि हम लोग किससे सांस लेते हैं। पहले जर्गों में रहते थे तो लगता था कि नाक से सांस लेते थे, तो नाक बंद कर लेते थे, तो मुंह से लगता था कि सांस लेते थे। एक्चुअली ये दोनों नहीं है, ये सांस लेने और जाने की एक रास्ता है। हम लोग मेनली फेफड़ा से सांस लेते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं तो लंग्स बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं कीट, जिसे तेलचट्टा भी कहते हैं। तो कीट वगैरह किससे सांस लेता है, वो ट्रेकिया से ही सांस ले लेता है, जिसे कहते हैं श्वास नली। तीसरा देखते हैं जलीय जीव। तो जलीय जीव किससे सांस लेता है। तो जैसे कि मछली हो गया, तो मछली के साइड साइड में देखना गिल्स रहेगा, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं तो गिल्स कहते हैं। उर्दू में कहते हैं तो उसे गल्फर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं तो उसे कलोम कहते हैं। अब चौथा देखते हैं मेंढक। मेंढक जब जली में रहता है तो उसे टेडपोला कहते हैं, और ये पानी में रहता है। जब पानी में रहता है तो ये गिल से सांस लेता है। लेकिन मेंढक जवानी में दो जगह रहते हैं। पहला हो गया भूमि पर, अब दूसरा हो गया भूमिगत पर, यानी निष्क्रिय अवस्था में। अगर मेंढक भूमि पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, जिसे लंग्स भी कहते हैं, और हम लोग भी लंग्स से ही सांस लेते हैं। अगर मेंढक भूमिगत पर रहे यानी जमीन के अंदर, तो किससे सांस लेता है, वो स्किन से सांस लेते हैं, जिसे त्वचा भी कहते हैं। अब समझते हैं ब्रीदिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग उसे कहते हैं जो सांस लेने की क्रिया को तथा सांस छोड़ने की क्रिया को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ब्रीदिंग कहते हैं। अगर सांस लेना है तो उसे निःश्वसन कहते हैं। अगर सांस छोड़ना है तो दो बिंदु जोड़कर निःश्वसन कर दीजिए। अगर पूछ दिया जाए कि हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो इसमें से हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ये तीन चीज मिला हुआ रहता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें से 78% नाइट्रोजन लेते हैं, और छोड़ते भी हैं तो 78%। और ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं कितना, 17%। कितना का घोटाला हो गया, 4% का। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कितना लेते हैं। तो 0.03 लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं कितना परसेंट, 4%। इसे याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना लिए, 78%, छोड़े हैं कितना, 78%। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ऑक्सीजन कितना लिए, 21 है, लेकिन छोड़े हैं कितना, 17। कितना का चेंजिंग हुआ, 4 का। लेकिन CO2 कितना लिए, 0.03, लेकिन छोड़े हैं कितना, 4%। ये 4% का याद रखेगा। तनी मनी हेर फेर हुआ है, उसको ध्यान रखेगा, आइडिया अपने से लग जाएगा। अब समझते हैं श्वसन मार्ग। तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं श्वसन मार्ग। तो वायु जिस मार्ग से होकर जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के
ये 10 गो स्टेप है, जिसमें से पहला है नासा छिद्र। नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं जो कि धूल कण अंदर जाने से रोकता है। जो धूल कण अंदर चल गया नासा कटाफ में, वो म्यूकस में चिपक जाता है। म्यूकस होता है जो बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। जो धूल कण म्यूकस में जाकर चिपक जाता है, उसे 6 से 7 दिन में उसे नॉक्टिक के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी देखना छोटे बच्चों को नाक से नॉक्टिक निकालते रहता है, और कभी कभी देखना खा भी जाएगा उसको। 2 गो देख लिए थे, एगो नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा कटाफ। अब तीसरा देखते हैं जिसे कहते हैं फायरिंग्स। हिंदी में बोलते हैं तो ग्रथनी बोलते हैं, जिसे हल्लक भी कहते हैं, किसी को आवाज देते हैं। एक ग्रसनी है जिसमें से भोजन भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है एक ही रास्ते से। अब चौथा देखते हैं लैरिंग्स, जो कि यहाँ पर ही रहता है। यहाँ पर देखना किसी को दबा दीजिएगा तो आवाज ही नहीं निकलेगा, जिसे हम स्वतंत्र भी कहते हैं, या फिर इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब पांचवा देखते हैं ट्रेकिया, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वास नली। ट्रेकिया को हम चित्र में समझेंगे। जो इस तरह से गया हुआ है वो एक ट्रेकिया है, लेकिन ट्रेकिया को जो पकड़े हुए रहते हैं वो कार्टिलेज हड्डी के समान ही रहते हैं। वो बहुत कमजोर हड्डी होता है, उस पर मार दीजिएगा किसी को तो वो हड्डी टूट जाएगा। और कीट वगैरह जो होते हैं इन्हीं ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और ट्रेकिया आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंकाइन। ब्रोंकाइन भी आगे जाके कई भागों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलर्स। ट्रेकिया तरह से देखते हैं तो सिंगल आया तो ट्रेकिया, 2 भाग में बढ़ गया तो ब्रोंकाइन। ब्रोंकाइन भी आगे जाके कई भागों में बढ़ गया, जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के आगे फूल जैसे आकृति होती है, जिसे कहते हैं एल्वेली, या फिर इसे वायु कोष्ठक भी कहते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो वायु कोष्ठक में ही ऑक्सीजन आ जाता है। अब समझते हैं श्वसन मार्ग कहाँ से हुआ है। तो पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा कटाफ, तीसरा हो गया फायरिंग्स, चौथा हो गया लैरिंग्स, पांचवा हो गया सिंगल आया तो ट्रेकिया, आगे जाके कई भागों में बट गया जिसे कहते हैं ब्रोंकाइन। ब्रोंकाइन भी आगे जाके कई भागों में बट गया, जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के आगे फूल जैसी आकृति होती है, जिसे हम कहते हैं एल्वेली। जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसी एल्वेली में पूरा ऑक्सीजन आ जाता है, लेकिन एल्वेली में पहले आया हुआ रहता है ब्लड। ब्लड हर एक कोशिका को दे देता है ना पूरा, और कोशिका एक जाकर माइटोकांड्रिया को दे देता है। तो ये दोनों हम बाद में समझेंगे। ये जो पूरा फिगर है ये लंग्स का फिगर है, लेकिन लंग्स में दोहरी झिल्ली पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो कोरोना था वो मेनली एल्वेली में ही आ जाता था, जिसके कारण हम लोग सांस नहीं ले पाते थे, क्योंकि इतना आ जाता था कोरोना, जिससे श्वास नली जाम हो जाता था, जिसके कारण आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। श्वसन मार्ग समझ में आ गया। पहले देखते हैं हम 2 ग्रुप में। पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा कटाफ, तीसरा हो गया फायरिंग्स, चौथा हो गया लैरिंग्स। सिंगल आया तो ट्रेकिया, आगे जाके 2 भागों में बट गया, जिसे कहते हैं ब्रोंकाइन। ब्रोंकाइन भी आगे जाके कई भागों में बट गया, जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के आगे फूल जैसी आकृति होती है, जिसे कहते हैं एल्वेली। एल्वेली में आया हुआ रहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है ब्लड, हर एक कोशिका को दे देता है, और कोशिका में भी किसको दे देता है तो माइटोकांड्रिया को। अब आगे समझते हैं कि सांस लेने में मदद कौन करता है। तो सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सांस लेने में सबसे ज्यादा मदद करता है वो डायफ्राम है, 78% मदद करता है। और जो ये संयोजी उत्तक का बना होता है ये टिश्यू चैप्टर में पढ़ने का होता है। जैसे सांस लिए, लेकिन फेफड़े के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो CO2 को बाहर निकाल सके, इसलिए फेफड़ा डायफ्राम से मदद मांगता है। इसलिए डायफ्राम धीरे धीरे ऊंचा उठता है, जिसके कारण फेफड़ा CO2 को बाहर निकाल देता है।
अगर मान लो कि सांस लिए लेकिन फेफड़ा के पास इतना ताकत तो नहीं है कि वो CO2 को बाहर निकाल दे, तो किससे मांगेगा मदद? डायफ्राम से। और डायफ्राम बोलेगा कि ना, हम गुसाल हैं तुमसे, हम मदद नहीं करेंगे। तो क्या मुंह से हाथ से निकालिएगा CO2 को? ये तो संभव नहीं होगा। इसलिए डायफ्राम नीचे ऊपर होते रहता है। जब आप सांस लीजिएगा तो डायफ्राम नीचे हो जाएगा, जब CO2 छोड़िएगा तो वही ऊपर हो जाएगा। तो डायफ्राम नीचे ऊपर होते रहेगा। कभी कभी देखना कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो ना उसका हाथ टूटा ना उसका पैर टूटा, लेकिन वो फिर भी मर जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि वो डायफ्राम पर लग जाता है। डायफ्राम पर लगेगा तो डायफ्राम ठीक से काम नहीं करेगा। और डायफ्राम होता है जो मांस का बना होता है। 78% मदद करता है डायफ्राम सांस लेने में। अगर मान लो कि सांस लिए हैं लेकिन फेफड़ा के पास तो इतना ताकत नहीं है कि वो CO2 को बाहर निकाल सके, वो तो मदद मांगने के लिए डायफ्राम से जाएगा। और डायफ्राम पर एक्सीडेंट हुआ, डायफ्राम पर चोट लगा तो डायफ्राम ठीक से काम करना बंद कर दिया। कभी देखना एक्सीडेंट में जब लगेगा तो आ करते मर जाएगा, क्योंकि उसका डायफ्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब डायफ्राम ठीक से नहीं काम कर रहा तो CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जिसके कारण वो मर भी जाता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्भवती महिला कैसे सांस लेता है क्योंकि उसके पेट में तो बेबी होता है, तो देखो पहले से काम कर रहा था डायफ्राम, लेकिन पेट में बेबी होने के कारण डायफ्राम काम नहीं करता है। लेकिन डायफ्राम के बदले उसके रिब्स काम करता है, जिसे पसली भी कहते हैं। अगर पसली पर चोट लग गया तो पहले देखो डायफ्राम तो काम नहीं कर रहा है और पसली पर चोट लगने के कारण पसली भी काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकता है। अब ये समझते हैं कि खाना खाते समय हमें हिचकी क्यों आती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। एगो होता है ईयर वाले में, ईयर यानी हवा रहता है, और दूसरा होता है फूड वाले में यानी खाना रहता है। अगर मान लो कि खाना खाए हैं तो फायरिंग से होते हुए दो भागों में बढ़ जाएगा, या तो खाना एयर वाला में चला जाएगा या खाना फूड वाला में चला जाएगा। यहाँ पर ये ठीक से देखिएगा, ये जो होता है एपिग्लोटिस, ये समझिए पुलिस का काम करता है। एपिग्लोटिस को ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसा ही कोई खाना खाता है ब्रेन बता देगा एपिग्लोटिस को ये जो आ रहा है ये खाना है। तब एपिग्लोटिस क्या करता है, ये एयर वाले रास्ते को बंद कर देगा, तब खाना सीधे आ जाएगा पेट में यानी फूड वाले में। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ब्रेन बता देगा एपिग्लोटिस को ये जो जा रहा है ये ऑक्सीजन है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये फूड वाले रास्ते को बंद कर देता है ताकि सांस चला जाए एयर वाले में यानी फेफड़ा में। एपिग्लोटिस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ब्रेन ही कर सकता है एपिग्लोटिस को कंट्रोल। कभी कभी देखना कि खाना खाते समय किसी से बात करने लगते हैं या फिर ब्रेन किसी दूसरे के ख्याल में खोया रहता है। अब एपिग्लोटिस पूछेगा ब्रेन से कि ये जो आ रहा है ये खाना है या कि हवा। ब्रेन है जो किसी के ख्याल में खोया हुआ है। और एपिग्लोटिस यहाँ पर चंगल हो जाएगा कि ईयर वाले को मुड़ना है या फूड वाले में। अगर मान लो कि फूड की तरफ मुड़ गया और खाना ईयर वाले में चल गया यानी फेफड़ा में, अब फेफड़ा देखेगा कि दूसरा आदमी है तो मारना चालू कर देगा। तो कभी देखना हिचकी आ जाएगा, कहेगा ह। फेफड़ा तब तक मारते रहेगा यानी कि जब तक हिचकी आते रहेगा जब तक खाना ईयर वाले रास्ते से फूड वाले रास्ते की तरफ ना आ जाए। तो कभी देखना जब कोई आदमी सरकता है तो पानी पी लेता है ताकि फूड वाले रास्ते में आसानी से खाना आ जाए। पहले लगता था कि हमें कोई याद कर रहा है तब सरक जाते हैं, लेकिन हम ही किसी दूसरे आदमी को याद करते हैं तब सरक जाते हैं। अगर खाना और पानी थोड़ा सा ही फेफड़ा में चला जाता है तब हिचकी आ जाता है। श्वसन मार्ग समझ में आ गया।
हिचकी कैसे आता है ये भी आप समझ गए। अब समझते हैं जब सांस लेते हैं तो किस किस मार्ग से होकर जाती है। तो पहला हो गया नासा छिद्र, फिर दूसरा नासा कटाप, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाइन, ब्रोंकाइन के बाद फिर ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के बाद फिर एल्वेली। अब एल्वेली में ही चला जाता है, जब सांस लेते हैं तो एल्वेली में ही चला जाता है। अब समझते हैं एल्वेली में होता क्या है और एल्वेली का काम क्या है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो इसी एल्वेली में आ जाता है पूरा ऑक्सीजन, लेकिन इससे पहले आया हुआ रहता है ब्लड। ब्लड में आप जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन ही गैसों का आदान प्रदान करता है। जब सांस लेते हैं तो इसी एल्वेली में आ जाता है पूरा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हर एक कोशिका को बांट देता है, जिसे सेल भी कहते हैं, लेकिन बदले में हीमोग्लोबिन ले लेता है CO2 गैस है, और CO2 गैस लेकर के इसी एल्वेली में दे देता है। और डायफ्राम नीचे से ऊपर होगा और फेफड़ा उसको फेंक देगा बाहर। कभी देख हीमोग्लोबिन वापस नहीं जाएगा, एल्वेली तर ही रह जाएगा। आप जब फिर से सांस लीजिएगा तो एल्वेली में ही आ जाता है ऑक्सीजन, आप फिर से ले लेगा एल्वेली ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को हर एक कोशिका में बांट देगा हीमोग्लोबिन, बदले में ले लेगा CO2 गैस से, ले करके एल्वेली में ही दे देता है। डायफ्राम नीचे से फिर से ऊपर होगा और फेफड़ा उसको बाहर निकाल देगा। मतलब कि गैसों का आदान प्रदान हीमोग्लोबिन ही करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पर। जैसे कि आप धुइयां वगैरह में जाइएगा तो सांस लीजिएगा तो ऑक्सीजन भी जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगा, लेकिन हीलियम क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा और हर एक कोशिका में बांट देगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पर। तो गलती से भी नहीं जाइएगा जहाँ धुआं रहता है, नहीं तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को भर देगा पूरा शरीर में, बस चक्कर खा के गिर जाइएगा आप। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, हीमोग्लोबिन को क्या मान लो इस ऑक्सीजन का पत्नी, और ये हीमोग्लोबिन ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड साली। तो हीमोग्लोबिन कहेगा कि अगर तुम मिल जाओगे तो ऑक्सीजन लेना छोड़ देंगे हम, लेकिन तुम चले जाओगे तो हम ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे हम। या मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रहे या ना रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे श्वसन चैप्टर, श्वसन अंग और श्वसन मार्ग। जब हम लोग सांस लेते हैं तो किस किस मार्ग से होकर जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। और एल्वेली में क्या होता है नहीं होता है ये भी आप समझ गए। हीमोग्लोबिन का क्या काम रहता है ये भी आप समझ गए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे ज्यादा मदद करता है डायफ्राम, ये भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि श्वसन चैप्टर आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।